नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग काफी समय बाद मुलाकात हो रही है और व्यस्तता के कारण काफी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, खासतौर क्लास 10th को लेकर के। अब हम लोग ये बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये देखने को मिल रहा है कि जो एग्जाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आ रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। आप यूपी में देखोगे तो 20 नंबर के आपके प्रत्येक सब्जेक्ट से बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। राजस्थान में भी देख लीजिए, बिहार में भी देख लीजिए, और जितने भी स्टेट बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबों में एग्जाम में आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो ये आज से हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर की एक वीडियो आपको डेली डालेंगे, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न सारे कराए जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो अगर 20 नंबर के प्रश्न आते हैं 20 में से आपके 20 ही ठीक हो, क्योंकि उन क्वेश्चंस को जितने चैप्टर में है कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपके प्रत्येक चैप्टर में से कराए जाएंगे। उसकी आपको डिटेल फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेनेशन उसका बताया जाएगा। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। और एज इट इज 99% आपके प्रश्न एज इट इज ही इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में फंसे हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एसएसटी के चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर फर्स्ट संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग उसमें से जो संसाधन है, ज्योग्राफी, वैसे तो संसाधन जो है फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, और सामाजिक विज्ञान को 4 पार्टों में डिवाइड किया है: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के भूगोल से श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न का आंसर भी देखते हैं, सब देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है आप लोगों का, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये पूछना चाह रहा है कि जो लौह अयस्क है, आयरन ओर, वो किस प्रकार का संसाधन है? लोहा जो है, इसमें पहला दे रखा है नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको आप दोबारा से बनाया जा सकता है, प्रकृति में दोबारा से बन सकते हैं। तो नवीकरण योग्य संसाधन जो कभी न खत्म होने के आधार पर कार्य करते हैं और जो पुनः अपने आप रिन्यू हो जाते हैं। इसकी इंग्लिश देखोगे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप ये जो है दोबारा से बन सकते हो। क्या लोहा एक बार समाप्त या खराब हो जाता है दोबारा बन सकता है? अगर उसमें जंग लग जाती है दोबारा बनता है? नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण की इंग्लिश बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये आप देखोगे तो ये नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। अब आते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे मेरा मोबाइल फोन, मेरा घर, मेरी कार, मेरी किताब, मेरा पेन, ये सब आप देखोगे ये आपके व्यक्तिगत संसाधनों में आते हैं। तो लो एस व्यक्तिगत संसाधन में नहीं आएगा। अब आते हैं सी, जैव संसाधन। जैव संसाधन कौन से होते हैं? अब आप जैव संसाधन देखोगे तो जिनमें जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। जिनमें जीवन पाया जाता है वो सब जो है जैविक संसाधन या जैव संसाधन कहलाते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं। और आप देखोगे अच्छे से, जो श्वसन क्रिया करते हैं जैविक संसाधन कहलाते हैं। तो ये आपका ये लो एस कोई जैविक संसाधन में नहीं आएगा, तो आपका ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो आपके 3 क्रॉस हो गए। अब क्या होता है? अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वे संसाधन जिनको केवल एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है, दोबारा से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो आप लोहा देखोगे तो लोहे को एक बार ही उपयोग में लाते हैं ना।
अगर उसमें जंग वगैरह लग जाएगी तो उसके बाद दूसरी बार उपयोग में नहीं लाया सकता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्रश्न पर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। ये पूछना चाह रहा है प्रश्न कि जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि का खेती योग्य न होना, भूमि का खेती योग्य नहीं होना क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण। तो पंजाब में, ये ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही, ये केवल स्टेट जो लेकर के पंजाब की बात हो रही है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण क्या चाह रहा है। अब सॉरी, ये देखते हैं गहन खेती। गहन खेती का मतलब ये होता है जहां जनसंख्या अधिक हो, जहां जनसंख्या अधिक हो वहां गहन खेती की जाती है। अधिक हो मतलब हमें उत्पादन अधिक मात्रा में चाहिए, जनसंख्या ज्यादा हो तो वहां पे, जहां जनसंख्या ज्यादा हो वहां पे गहन खेती की जाती है। गहन खेती में क्या किया जाता है? गहन खेती में आप देखोगे तो गहन खेती में अच्छे उर्वरक मिलाए जाते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं उच्च कोटि के उर्वरक मिलाए जाते हैं। अधिक मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है, मशीनों का अधिक मात्रा में किया जाता है। फर्टिलाइजर जो केमिकल रसायन होते हैं वो अधिक मात्रा में डाले जाते हैं। वहां गहन खेती की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक है या जनसंख्या अधिक है। कम भूमि का क्षेत्र हो और वहां पे जनसंख्या का दबाव हो तो वहां पर ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए गहन कृषि की जाती है। ठीक है, तो आपका पंजाब भूमि निम्नीकरण में आपका ये आंसर गलत होगा बिल्कुल। अब आते हैं अधिक सिंचाई। सी है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का उन्मूलन। आप इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। वनोन्मूलन, एक तो क्या वन, दूसरा हो गया उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ फेंकना, नष्ट कर देना। वन उन्मूलन ये भी निम्नीकरण का कारण है, परंतु मुख्य कारण पंजाब के अंदर ये भी नहीं है। तो वनों के उन्मूलन से भी जो है भूमि की निम्नीकरण होती है। अब भूमि का निम्नीकरण कैसे होगा? आप देखोगे कि अगर पेड़ों को कटाई कर दी जाए तो पेड़ों को काटने से मिट्टी में जो जड़ जो होती है पेड़ों की, वो मिट्टी को जकड़े रहती है और उसके जब पेड़ कट जाते हैं तो उसके बाद मिट्टी की जो पकड़ होती है वो कमजोर हो जाती है, जिससे अधिक वर्षा होने से मिट्टी आगे बहकर चली जाती है। तो जो वन उन्मूलन मिट्टी के मृदा के निम्नीकरण का कारण है, परंतु पंजाब के अंतर्गत ये मुख्य कारण नहीं है। आप देखेंगे डी अति पशुचारण, डी अति पशुचारण को देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखें अति मतलब ज्यादा मात्रा में। अति का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अति कर देना, मतलब ज्यादा। और पशुचारण का मतलब होता है पशुओं को चराना, पशुओं को चराना। पशुओं को चराना। तो आप देखोगे पंजाब के अंतर्गत भी पशुओं को चराना अधिक मात्रा में नहीं है, ये मृदा निम्नीकरण का कारण नहीं है। आपके पास बैठता है अधिक सिंचाई, ये आपका राइट आंसर होगा, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई का मतलब होता है कि पानी को अधिक नीचाई से निकालना और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक भी भेजना। तो ये सबसे ज्यादा मुख्य कारण क्या है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का? अधिक सिंचाई। तो आपका राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? आप ये मृदा के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि जो राज्य दे रखे हैं 4, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो ये आपके प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। आप देखोगे जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर के में देखोगे तो जम्मू कश्मीर में आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी।
जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर गलत हो गया। बी राजस्थान, राजस्थान में आप देखोगे तो राजस्थान में बलुई मिट्टी पाई जाती है, बालू वाली, बालू की मात्रा या रेतीली मिट्टी आपकी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बलू मिट्टी पाई जाती है या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अब आपका आते हैं झारखंड, तो झारखंड में आप देखोगे, झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, झारखंड के अंदर हम पढ़ेंगे तो लाल मिट्टी पाई जाती है। और अब आपका आंसर बचता है गुजरात, तो आपका आंसर राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात के अंदर काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? गुजरात के अंदर काली, गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र। अब गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाए जाने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर जो ज्वालामुखी, प्राचीन काल में जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट होने के बाद जब जो लावा निकला था, लावा निकलने से वहां पर जो है ठंडा होने के बाद जो लावा निकलता है लाल लाल, वो जब ठंडा हो जाता है, कोई भी चीज जलने के बाद, ठंडी होने के बाद कैसी हो जाती है? काली पड़ जाती है। तो उसी के विस्तार के कारण वहां पर विस्फोट हुआ था, उसी की लावा ठंडा पड़ने के कारण वहां पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात। आपसे काली मिट्टी का ऑप्शन अगर नेक्स्ट आंसर भी महाराष्ट्र भी हो, तो आपको गुजरात या महाराष्ट्र में से कोई उत्तर हो तो आपको लगा देना है। तो आपका आंसर होगा गुजरात। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 के पास। इनमें से कौन सा अजैव संसाधन है? अब ये पूछना चाह रहा है कि अजैव संसाधन क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे कि संसाधन, संसाधन को ये देखिए आप उत्पत्ति के आधार पर, इधर आते हैं, देखते हैं हम संसाधन को जो है, संसाधन हम लोग देखें, अगर संसाधन को हम उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखें हम लोग, तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जैविक संसाधन या जैव संसाधन, और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब जैविक संसाधन कौन से होते हैं? जैविक संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, प्लस श्वसन क्रिया करते हैं, वो सब संसाधन कौन से होते हैं? जैविक संसाधन होते हैं। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जीवन नहीं पाया जाता है, वो सब क्या होते हैं? अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो अब आप देखो इनमें से कौन सा अजैव संसाधन है, मतलब जिसमें जैव के आगे अ लग रहा है, तो क्या हो गया? अजैव संसाधन, मतलब जीवन नहीं पाया जाता है। मनुष्य में जीवन पाया जाता है? पाया जाता है, तो ये अजैव नहीं होगा। पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है, तो ये अजैव संसाधन नहीं होगा। कीट, मक्खी, मच्छर, इनमें सब में जीवन पाया जाता है? पाया जाता है, तो ये जो आपका अजैव संसाधन नहीं होगा। मिट्टी, तो ये आपका क्या आंसर होगा? मिट्टी, मिट्टी में क्योंकि जीवन नहीं पाया जाता, मिट्टी जो है श्वसन क्रिया नहीं करती है, जो शुद्ध मिट्टी होती है वो बिल्कुल श्वसन क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो आपका आंसर होगा मिट्टी। इसी के रिलेटेड बिल्कुल सेम आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों पूछ लिया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने बताया था ये आपको कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, 1, 3 गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। तो आपका आंसर क्या सही होगा? 2। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक, या अजैव और जैव। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा सामुदायिक संसाधन है? अब आपका प्रश्न पूछ रहा है सामुदायिक संसाधन है। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका
उपयोग आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। जो आसपास के लोग रहते हैं वे सभी लोग, और सभी लोग मिलकर के आसपास के जो रहते हैं वो क्या बनाते हैं? समुदाय। तो आपका आंसर क्या होगा? कार। कार क्योंकि ये व्यक्तिगत संसाधन है, कार एक व्यक्ति की हो सकती है, पूरे समुदाय की नहीं हो सकती, तो ये आपका आंसर गलत होगा, कार नहीं होगी। बी, घर। घर निजी व्यक्ति का घर होता है, समुदाय के सभी लोगों का एक घर नहीं हो सकता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये किसका उदाहरण होगा? व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत संसाधन का। ये आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग सी, पार्क। तो पार्क जो होता है वो किसी व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का नहीं होता है, बिल्कुल भी निजी व्यक्ति का पार्क नहीं होता। पार्क सभी सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों का होता है। तो इसलिए ये आंसर क्या आएगा आपका? सी, पार्क। क्योंकि समुदाय जो पार्क बना होता है वो ग्राम पंचायत की भूमि पे बन रहा हो या किसी सोसाइटी फ्लैट्स के बीच में बन रहा हो, तो वो आसपास के रहने वाले सभी लोग उस पार्क का उपयोग कर पाते हैं। समुदाय, समुदाय मतलब कम्युनिटी के, आप देखिए कम्युनिटी के बारे में। तो ये, और मोबाइल क्या है? ये व्यक्तिगत संसाधन। तो आपका आंसर क्या होगा? पार्क। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन है। इनमें से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य दोनों संसाधन होते हैं। इन दोनों के बारे में बताएं कि नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण मतलब उसका नवीकरण मतलब रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि किसी चीज को दोबारा से रिन्यू करना, मतलब दोबारा से निर्माण करना, बना देना, रिन्यूएबल। नवीकरण योग्य, नवीकरण का मतलब हो गया कि जो संसाधन कभी खत्म न होने के आधार पर कार्य करता है। एक इसका आंसर आप सोचे, जो संसाधन कभी न खत्म होने के आधार पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। और जो संसाधन खत्म हो सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरण योग्य। ठीक है। तो आप पेट्रोल डीजल आप देखोगे तो ये पेट्रोल डीजल एक बार खत्म हो जाता, नहीं हो जाता? इसको दोबारा से बनाया जा सकता है? इतनी जल्दी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। इसको बनाया भी जाए तो हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। तो आपका पेट्रोल जो नवीकरण योग्य संसाधन में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसको दोबारा से नहीं बनाया सकता। यो कभी न खत्म हो, पेट्रोल खत्म हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका पहला आंसर नहीं हुआ। कोयला, कोयला का निर्माण कैसे हुआ? कोयले का निर्माण पृथ्वी के अंदर भूमिक दबाव के कारण जो मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए थे, और उनमें दबाव के कारण हजारों वर्षों के बाद उनके कोयले और पेट्रोल डीजल का निर्माण हुआ। तो कोयला नवीकरण योग्य संसाधन है? नहीं, क्योंकि ये खत्म हो सकता है। तो ये जो खत्म हो सकता है वो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं होगा। अब आते हैं सी, डीजल। ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये इन्हीं कैटेगरी में आता है। सौर ऊर्जा, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसको क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। तो आपकी ये कभी नहीं खत्म हो सकती। ठीक है। तो आपका आंसर आएगा सौर ऊर्जा। आपका प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन प्रथम कहां संपन्न हुआ? आपका आंसर है पृथ्वी सम्मेलन। आप देखोगे पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन इसका नाम क्यों पड़ा? पहले तो इसको ये देख लेना हमें। पृथ्वी सम्मेलन नाम इसलिए पड़ा है इसका नाम, क्योंकि ये पृथ्वी को बचाने के लिए
100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। एक सम्मेलन हुआ था, इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब हो गया कि राष्ट्र के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो उसका मुख्य पार्ट हो, मतलब मेन लीडर हो, या जहां प्रधानमंत्री हो वहां प्रधानमंत्री और जहां राष्ट्रपति हो वहां राष्ट्रपति। तो जो पृथ्वी सम्मेलन प्रथम, तो ये आप देखोगे पृथ्वी सम्मेलन में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, पहली बात। तो ये ज्यादातर भूमि जो पृथ्वी है उसमें अधिक जो जनसंख्या वाले देश हैं और जो बड़े बड़े देश हैं वो सभी लोग उस सम्मेलन में शामिल हुए, और उनका आदर क्या था कि पृथ्वी को बचाना। तो आप देखो पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1992। कब हुआ था? 1992। पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 1992 में। और अब ये देखना है कहां हुआ था। नई दिल्ली में नहीं हुआ था, लंदन में भी नहीं हुआ था, टोक्यो जापान की राजधानी बिल्कुल नहीं हुआ था। आपका आंसर आएगा रियो डी जनेरियो। ये क्या है? ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील, ब्राजील देश है, ब्राजील देश का एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहां पर ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये देखोगे ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ब्राजील महाद्वीप। ठीक है, तो आपका सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। भूमि संरक्षण का इनमें से कौन सा उपाय है? भूमि संरक्षण, संरक्षण का अर्थ है कि भूमि को बचाना, उसको सुरक्षित रखना। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित रखना, जैसी की है वैसे ही रखना, संरक्षित करना। तो इसका होता है भूमि संरक्षण का इनमें से कौन सा उपाय है? अति पशुचारण। अति पशुचारण का मतलब ये है कि अति का मतलब हो गया ज्यादा, अति का मतलब क्या हो गया? ज्यादा, और पशुचारण का मतलब पशुओं को चराना, पशुओं को चराना। अब पशुओं को चराने से क्या होगा? पशुओं को चराने से अति पशुचारण होता है, तो पशुओं के जो पैर होते हैं, खुर जिनको बोलते हैं, खुर, वो क्या करते हैं? वो जमीन को, जब आगे बढ़ते हैं पशु तो जमीन को खोदने का काम करते हैं। तो वहां पर जो घास जो मिट्टी को पकड़े रहती है वो घास टूट जाती है, उसकी जड़ें कमजोर हो जाती है। छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। उनसे क्या होता है कि वो घास जो मिट्टी को पकड़े हुए थी उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है, और उसकी वजह से जब बारिश या आंधी चलती है तो मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाती है। तो ये भूमि संरक्षण का उपाय नहीं बल्कि भूमि निम्नीकरण का उपाय है। ठीक है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड, वनोन्मूलन। अब वनोन्मूलन को, इसको आप कोई भी शब्द हो उसको तोड़ दीजिए, आप उसका अर्थ समझ पाएंगे। आप ये देखोगे वनोन्मूलन का मतलब हो गया वन, एक तो हो गया, और दूसरा अर्थ हो गया उन्मूलन। वन पेड़ पौधे, उन्मूलन मतलब होता है नष्ट करना या उखाड़ना, नष्ट करना या उखाड़ना, उखाड़ना। तो वनोन्मूलन, वनों को उखाड़ने से क्या भूमि संरक्षण होगा? नहीं, ये क्या होगा? भूमि निम्नीकरण होगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब आप हम लोग पढ़ सी, औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण का मतलब होगा जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं उनसे जो अपशिष्ट या कचरा निकलता है उससे प्रदूषण से भूमि संरक्षित होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो कचरे से भूमि की मिट्टी जो उर्वरता है वो खराब हो जाएगी। मान लो कोई चमड़े की फैक्ट्री है और वहां से चमड़ा निकाल करके का वो अपशिष्ट पदार्थ निकाल करके भूमि में डाल दिया, कचरा इकट्ठा कर दिया जाता है जहां भी, तो वहां पे आप देखो कोई खेती नहीं हो पाती, क्योंकि वो मिट्टी को आसपास से काला कर देता है और की उर्वरकता को खत्म कर देता है।
आप देखो कचरे के ढेर शहर के बाहर लगाए जाते हैं, जहां मिट्टी की उर्वरता कमजोर है, जहां मिट्टी अच्छी नहीं है, वहां पर ढेर लगाए जाते हैं। तो ये सी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं डी, वनारोपण। वनारोपण को आप देखोगे वन प्लस रोपण। रोपण का मतलब ये हो गया किसी चीज को रोपना। रोपना रोपना का मतलब किसी को वनों को लगाना। रोपना का मतलब लगाना, वनारोपण। तो पेड़ पौधों को लगाने से मिट्टी का संरक्षण होता है, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, वो आगे बहने नहीं देती। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? वनारोपण। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। लेटेराइट मृदा में कौन सी खेती की जाती है? लेटेराइट मृदा में कौन सी खेती की जाती है? अभी आप पहले ये देखिए, लेटेराइट मृदा पाई कहां कहां जाती है, क्या है लेटेराइट मृदा? जहां पर अधिक वर्षा होगी, एक चीज समझ लीजिए बिल्कुल, जहां पर वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी, वहां पर ये खेती अधिक होगी, वहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी। और जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। तो आप देखोगे तो जितने भी 200 सेंटीमीटर या 150 से अधिक सेंटीमीटर या 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां सभी जगह पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब गेहूं, गेहूं कौन सी मिट्टी में होता है? ये जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं पाया जाता है। किस मिट्टी में पाया जाता है? जलोढ़। तो आंसर ये नहीं होगा। बी, ज्वार। ज्वार ये देखोगे तो ये दोमट मिट्टी में पाया जाता है, दोमट मिट्टी में किया जाता है। तो आंसर नहीं होगा। मक्का, मक्का आप देखोगे बलुई मिट्टी में की जाती है, बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा राजस्थान में। और तो मक्का भी कहां पाई जाएगी सबसे ज्यादा? राजस्थान में। अब आता है हमारे पास डी, काजू। तो आंसर आपका क्या होगा? काजू। तो लेटेराइट मिट्टी में कौन सी खेती सबसे ज्यादा की जाती है? काजू की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। ये जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं वो आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और अदर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है, यूपीएसआई, जीएस के जितने भी एग्जाम, सब में ये कोई ना कोई काम देते हैं। तो आप ये देखोगे कि इस जो सीरीज हमने आज स्टार्ट की है, वो सीरीज की प्रत्येक वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। और ये जब तक एक एक चैप्टर के प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव करार दिए नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग दूसरे चैप्टर पे नहीं आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, इसका लगभग 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं हुआ है। जितने भी बचे हैं कल हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।